अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और गुड मॉर्निंग विद सभी। आपकी खिदमत में एक बार फिर नए जज्बे, नई उमंगों, नई दुआओं के साथ। और नई दुआएं ये नहीं कि आप समझे कि दुआ तो दुआ होती है, बहुत सारी ख्वाहिशात इंसान के अंदर उमड़ जाती हैं और आ जाती हैं, तो फिर नई नई दुआएं भी इंसान मांगने शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात की कोई हद नहीं। और आज है पीर जैसे हम कहते हैं कि 2 दिन की छुट्टियों या 1 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर जो है जिंदगी की उमंग और जिंदगी की हरकत और जिंदगी की रवानी दोबारा कंटिन्यू हो जाती है। जो थोड़ा सा हम घर में स्टे करते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन इस मसरूफियात में आज मैं मैसेज रेलेवेंट टू हेल्थ देना चाहूँगी। मसरूफियात में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी हेल्थ को ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों में, अपनी फैमिलीज़ में, ख़ास तौर पे ख़वातीन, आप कहते हो ना यार गुड मॉर्निंग विद सभी जो है ये वीनस टीवी पे हम देखते हैं, हमेशा सभी ख़वातीन को क्यों टारगेट करती है। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद एक अगर एक खातून हूँ तो मैं फिर ख़वातीन को देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं और इस वजह से वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जो मैं एक बात बताऊँ, हमारी जो ज़िंदगी में जो ये रवा दवा, जैसे मैंने कहा ज़िंदगी रवा है, दवा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके जिस्म में खून रवा दवा है। और हकीकत है बाखुदा, आपका यहाँ से ऐसे कट लग जाए और आपके जिस्म से सारा खून निकल आए। अक्सर आपने देखोगे एक्सीडेंट होता है, अगर खून निकल जाए और अगर खून रुक जाए, जैसे कुछ लोगों को ऐसी चोट लगती, कहीं खून नज़र नहीं आ रहा और फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं ख़ासतौर पे लड़के वगैरह जो बाइक चलाते ना, कहते हैं यार कहीं चोट नहीं थी, खून जम गया। खून की रवानी बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हैं और ज़िंदगी की रवा दवा में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो ये रवा दवा कैसे है कि बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी का साइकिल है, रोज़ उठना, रोज़ वर्किंग करना। तो खून की जो रवानी है वो बहुत ज़रूरी है, टॉप टू बॉटम। और हमारे बालों को भी खून पहुँचता है, हमारे नाखूनों को, हमारे स्किन को, हमारे तमाम मसल्स में जो वेंस एंड शरियाने, वरीदें जिसे बोलते हैं, वेंस एंड यानी कि हमारे खून की एक नस है ना, वो ब्लड में जो है ना वो सर्कुलेट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बेसिकली जाता कहाँ पर है? हमारे दिल में, हमारे जिगर में, उसके बाद ये एनर्जी के तौर पे हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और अगर हम इस चीज़ को रोक देंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। तो आज मैं स्पेशली उन लोगों को जिनको जिगर का प्रॉब्लम होता है, हम जब कहते हैं हेपेटाइटिस A, B, C कुछ इस तरह है। अब मेडिकल टर्म्स तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी है, और मैं इसी से रेलेवेंट उन लोगों के लिए जिन लोगों को जिगर का जो है मर्ज हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोगों को कुछ लोगों का खून नहीं बनता, हम ये अक्सर जुमला कहते हैं, तो उसके ऊपर भी एक डिस्कशन होगी। मैं बात करूँगी। इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो डिफरेंट, उनके पास पेशेंट आते हैं। सीनियर का मतलब यही होता है कि बहुत नॉलेजेबल हैं। डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। जिंदगी की रवा दवा जरूरी है? जी बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि जिंदगी की रवानी जो है वो खून की रवानी के साथ मुंसलिक है। अगर इसको रोक देंगे आप तो जिंदगी भी जो है वो रुक सकती है। और आपने आज का मौजू बहुत अच्छा जो है इंतखाब किया है, जिसको हम अपनी ज़बान में तो हेपेटाइटिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस है क्या, मतलब बेसिकली आपके जो नादरीन और सामीन के लिए, कि हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है जिगर का। जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और उसके बाद जो है सारा मसला ख़राब शुरू हो जाता है। और ये होता क्यों है? हमारे इन्वायरमेंट में एक वायरस है जिसका मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ये 5 वायरस तक होते हैं जो 5 वायरस होते हैं। इसमें से कुछ वायरसेस जो हैं वो कम खतरनाक होते हैं, जैसे ए और ई, लेकिन बी, सी, डी ये बहुत खतरनाक होते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं। इनका जो अब आप मुझसे पूछेंगे कि फैलता किस तरह से है, ये मुख्तलिफ इसके मोड हैं जो फैलने के। ए और ई जो है वो आपके ड्रिंकिंग वाटर, पानी है, इसके ज़रिए जब आपके जिस्म में जाता है तो उसमें फैल जाता है। ये क्योरेबल है, फ़ौरन क्योर हो जाता है। लेकिन बी, सी और डी ये जो है खून के मुंतकिल होने से, या अगर मैं इसको और डिस्क्राइब करूँ आपके नाज़रीन के लिए, कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ जो इसे हम सिरिंजेस यूज़ करते हैं, अगर डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ नहीं करेंगे
वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ से बच्चे में भी आ सकता है। तीसरा, जो बार बार जहाँ पे हम जाते हैं, अपने शेव बनवाने जाते हैं या अपने खत बनवाने जाते हैं, तो वो जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं या रेजर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा आजकल टैटूइंग का बहुत ज़्यादा दौर है कि खवातीन और मर्द जो है टैटूइंग करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, खुदवाते हैं। उसमें जो वो निडल यूज़ करते हैं, अगर वो स्टेरलाइज नहीं है और डिस्पोजेबल नहीं है तो वो भी मुंतकिल हो सकता है। या अनस्क्रीन ब्लड, जैसे जो खून बहुत ज़्यादा लगता है ना, कोई बीमारी हो जाती है या अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको खून की ज़रूरत पेश आती है, तो अगर वो खून स्क्रीन नहीं है इन तमाम वायरसेस से तो भी आपको मुंतकिल हो सकता है। डायलिसिस के वो पेशेंट जो मशीन पे जाते हैं डायलिसिस के लिए, अगर वो डायलिसिस मशीन किसी एक मरीज को हेपेटाइटिस बी, सी, डी था और दूसरे पेशेंट को डायलिसिस उसी मशीन पे कर दिया गई तो वो भी आपने मुंतकिल कर दिया वायरस। तो ये वो तमाम मोड हैं जिसको हम बच सकते हैं और हमारे हाथ में होता है बचना, लेकिन हम अपनी ना आगाही कह लें या हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है और हम अपने इस हेपेटाइटिस बी के साथ साथ जो है वो जिंदगी गुजारते हैं और आखिर में जो है फिर वो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अच्छा, इसकी इंडिकेशन, जैसे हम कहते हैं अलामात, हमें कैसे हम जब कुछ स्किन की प्रॉब्लम होती है तो पिंपल्स निकल आते हैं। अब किसी को ये जिगर का प्रॉब्लम है या उसका खून नहीं बन रहा, जिसे हम आम फहम लैंग्वेज में कहते हैं, तो इंडिकेशन इसका कैसे पता चलेगा, अलामात कैसे जाहिर होंगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, अलामात कैसे जाहिर हों। देखिए, इसकी अलामत ये, इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर, मतलब खामोशी के साथ आपकी जिंदगी को, बिल्कुल खामोशी से आपकी जिंदगी को साथ ले जाता है। आप देखें, अगर खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसको जो है वो उसकी आंखें पीली होना शुरू होती हैं, आप देखें उसकी स्किन पेल हो जाती है, उसका यूरिन जो है वो डार्क आना शुरू हो जाता है, येलो कलर का, ठीक है। उसको जो है वो खाना खाने के बाद मतली शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग, खाना सामने रखें आप तो लगता है कि उसको खाना नहीं खाया जा रहा, उसका वजन भी गिरना शुरू हो जाता है। और फिर रोजमर्रा के जो मामूलात हैं, कोई ऑफिस में जाता है या घर में कोई काम करता है, मजदूरी करता है, तो वो लिथार्जी, मतलब बहुत ही कमजोरी महसूस करना शुरू कर देता है और इसके फिर जिससे मैकरन शुरू हो जाती है, पट्टों में इसमें ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई अलामत आपकी नज़र से गुजरें, आपके किसी फैमिली में या आपके किसी लव वन में या आपके किसी इर्द गिर्द माहौल में, आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका कुलीग है, अगर वो इस तरह की शिकायत करता है तो फ़ौरन उससे अपने करीबी किसी डॉक्टर से रब्ता कायम करें ताकि मजीद उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका बर वक्त इलाज और वक्त पे इलाज किया जा सके। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा इंडिकेशन, तो आपने बता दी कि आंखें जो है येलोश हो जाती हैं, येलो और आपको यूरिन जो है, पेशाब जो है वो बहुत जर्द कलर का आने लगता है, जलन भी उसमें होने लगती है, ये हमें ये मेंशन करा कि आपका जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, वैसे इस किस्म की अलामात है जो और 2-3 और बीमारियों में भी, जैसे किडनी में भी होता है कि आपकी ये फीलिंग होती है। अच्छा, एक और बात बताएं, डिफरेंट जब हम डिजीज की बात करते हैं या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, देन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, और हम कुछ ना कुछ, या तो टैबलेट होती है, तो इंजेक्शन होते हैं या कोई ट्रीटमेंट ऐसा होता है। लाइक इसके लिए क्या है कि हम इसको कैसे, क्या कोई वैक्सीन है इससे, क्या हम केयर कैसे हो सकते हैं इससे? देखिए, मेरा स्लोगन है हमेशा, हमारा स्लोगन है जितने भी हेल्थ के प्रोवाइडर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। जब भी बच्चा पैदा होता है, इस दफ़ा आप WHO का जो स्लोगन है वो ये हेल्थ फॉर ऑल बाय ऑल, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हेल्थ फॉर ऑल बाय ऑल, मतलब ये कि जो ये 2030 का इनका जो है स्लोगन है, तो WHO का हेपेटाइटिस के हवाले से। और इस दफ़ा WHO ने एक बड़ा स्लोगन दे दिया है पूरे वर्ल्ड को और हमारे इस खत्ते के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस वेट डोंट वेट, हेपेटाइटिस डोंट वेट, मतलब आपके पास अब इंतजार की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस हो गया है या अगर खुदा ना खास्ता ऐसे अवामिल है तो उसको रोका जाए, अब वहाँ पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बात की कि इसका इलाज क्या है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम इसकी 3 वैक्सीनेशन होती हैं, जिसको हम 0, 1, 6 कहते हैं। जो ही बच्चा पैदा हुआ आपने पहली वैक्सीन लगाई, उसके 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगी और फिर 6 महीने के बाद उसको तीसरी वैक्सीन लगती है। तो वो बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी है वो हेपेटाइटिस बी से कम अल्लाह के हुक्म से जो है वो क्योर हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, चलें इसका इलाज तो हो गया, इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां जिसका इलाज तो बिल्कुल ही जो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो हम अपना जो इलाज इससे हो सकता है डॉक्टर्स के पास, यानी कि। लेकिन एक बात मैंने डॉक्टर साहब की देखी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंसान को कोई प्रॉब्लम हो तो वो जरा सा जल्दी डॉक्टर के पास चला जाए। ऐसे ही नहीं कि आपने कहा यार घर में कोई टोटके शोटके कर लिए, तो वो ज्यादा मेरी एक फैमिली में ऐसा ही हुआ है और वो जवान लड़का, बाखुदा मैं कोई मैं लफाजियत नहीं कर रही हूँ कि शायद मैं कुछ कहानी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और
मेरी बड़ी प्यारी सी बहन है, मेरी ताई की बेटी है, यकीन करो उस बच्चे को हो गया था यही प्रॉब्लम ना, यरकान हो गया था, और उसमें वो उस बच्चे को नहीं समझा, उसने अंडा खाना शुरू कर दिया और गर्म चीजें ऐसी खाई, तो वो क्या है, बेशक वक्त मुकर्रर है लेकिन उसकी ये मिस्टेक्स ज्यादा हुई हैं और जिसकी वजह से वो काला यरकान बनी। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, ये काला यरकान क्या होता है? देखिए, काला यरकान वो यही हेपेटाइटिस बी और सी कहलाता है, और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हेपेटाइटिस सी की भी जो है वो मेडिसिन आ गई है, बहुत ही अर्जा कीमत में दस्तियाब है। पाकिस्तान में तो काफ़ी बहुत ही कम कीमत में दस्तियाब होती है। अपने किसी अच्छे जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपको सही डायग्नोस करके आपको दवा दे सके। आपने जो बात की कि लोग जो है वो घर में इलाज शुरू कर देते हैं, अक्सर लोगों में देखें पीलिया का जो वो झड़वाना शुरू करते हैं, उसको जनाब उतरवाना शुरू करते हैं, गन्ने का शरबत भी जी तो बिल्कुल गन्ने के शरबत पिए चले जाते हैं। देखें, मैं हमेशा अपने मरीजों से और उनसे ये कहता हूँ कि देखें, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, आप जरूर करिए, लेकिन अल्लाह ने आपको इलाज का भी तरीक़ेकार बताया, इलाज के पास भी जाइए। अल्लाह ये तो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कभी खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत नासाज हुई तो आप भी कुछ ना कुछ दवा दारू करते थे, ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दवा नहीं लेते थे। तो इसी तरह ये हमारी शरीयत भी है कि आप कभी बीमार हो तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें ताकि आपका सही बर वक्त इलाज हो सके। बजाय इसके घर में जो टोटके होते हैं हम उसमें वक्त ज़ाया कर देते हैं और जिगर को इतनी सोजिश आमेदा कर देते हैं कि उससे फिर वो जो जिगर जो है काम करना छोड़ देता है, फिर आपको खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं, आपको खून पैखान के जरिए खून भी आ सकता है और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल में चली जाती है। जिगर का कौन सी ऐसी स्टेज आ जाती है जब जिगर का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है? देखिए, हमारी टर्म में उसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। उसमें लिवर के अंदर जो है बहुत सारी जो है उसकी फंक्शन खत्म हो जाता है और वो सिरोसिस उसकी हो जाती है, मतलब जो ब्लड उसकी स्लाइज होती है वो खत्म हो जाती है। बेसिकली जो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, लिवर जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक ग्लाइकोजन होता है, उससे एक ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर हमारी बॉडी को देता है, फिर हमारे तमाम सेल जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये फंक्शन आप रोक दें जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जिस्म तो बिल्कुल एक तरह से ढह जाएगा। जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम कैसे करेंगे? तो बेहतर ये है कि आप अपने जिगर को, कहते हैं ना जिगर के पास जिगर, जो हर शायरों ने तो जिगर का बहुत ज्यादा तफसील से जिक्र किया है, तो उस जिगर का आप जो है बिल्कुल डॉक्टर साहब ख्याल ने करें। आखिरकार घुमा दी बात और अपने नजर के सामने जिगर के पास, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब तो ये तो हो गई आप ट्रीटमेंट की बातें, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यार, इनिशियली इंसान मिस्टेक कहाँ करता है कि ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, कोई चीज है ना, हमसे मिस्टेक है, मैं इस पोस्चर में बैठ रही हूँ या रेगुलर में कुछ कंप्यूटर पे काम करते करते मैं कहती हूँ अरे यार मेरे पट्टे चढ़ गए, इट्स मिस्टेक कि मैं 3 दिन से मुतवातर एक ही पोस्चर में बैठ रही हूँ, देन वो तो मेरी मिस्टेक हो गई ना। अब मुझे उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसी तरह फॉर एग्जांपल कैसा प्रॉब्लम है कि जिगर का प्रॉब्लम, कौन सी हम चीजें ऐसी रेगुलर में हमें खानी भी चाहिए, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, तो हमें ऐसा क्या मिस्टेक है कि उसकी कमी के बिना पे ये हो रहा है? देखिए, ये कमी की बिना पे नहीं होता, ये वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस हमेशा अच्छा, वायरस की वजह से होता है। खाने पीने का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं? मैंने जैसे गुजारिश की शुरू में कि 2 चीजें पीने की वजह से होती हैं, हेपेटाइटिस ए और ई। जब आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, क्योंकि हमारे देखें, आप अक्सर देखा होगा जो घरों में एक डोंकी पंप होता है जो पानी खींचता है आपकी लाइनों से, ठीक है। हमारे यहाँ जो सुएज का निजाम है वो इतना ज्यादा नाकिस है कि उसके अंदर आपको नाम ले दिल खराब हो गया उस दिन। यकीन करो, मेन पानी की लाइन से गटर की बदबू रेडी। ये सबसे खतरनाक अमल होता है कि जब वो गटर का पानी आपके पीने के पानी में मिल जाए और आप पी रहे हैं तो आपको समझ लें हेपेटाइटिस का और बहुत सारी बीमारियां हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज कराती हैं, उसका पेशखमा जब समझने शुरू हो गया। पता ये सोचो इनको पीने का, मैं यार उस पानी से हम वजू कर रहे होते हैं, यकीन करें जब वो पानी आया ना, ये नहीं कि सिर्फ निकला है तो पूरे घर में से स्मेल आई है। और मैं कह रही हूँ यार कहीं चूहा मर गया क्या हो गया? वो पता चला उन्होंने ना टैंकी में पानी चढ़ा दिया ऊपर। अल्लाह, हद कर दी। मैंने कहा आप देख सूंघ तो ले पानी को। अब लेकिन मैं कह रही हूँ इस बंदे की क्या मिस्टेक है, वो जिधर से पानी आ रहा है उन लोगों को ये एहसास नहीं कि कितने बच्चे मासूम हैं। देखिए, हम तो चले दूसरे पानी पीने के लिए यूज करें, हर बंदा अफोर्डेबल भी नहीं होता। अब उन लोगों का हम दूसरे इलाकों में सोचो, अगर मैं अपना सोच रही हूँ, मेरे दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा यार, किससे पानी गटर का पानी मिक्स कर दिया। होम रेमेडी होती है कि जो भी पानी घर में आ रहा है तो थोड़ा उबाल लें, 10 से 15 मिनट तक उबाल लें पानी को, उसको ठंडा कर लें, निथार के फिर वो पानी पिएं, तो कम से कम आप वाटर बॉर्न डिजीज से तो बच सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। यानी कि ये बीमारियां तो समझ हमारे घर में खुद चल के आ रही है। बिल्कुल। और हमारे गवर्नमेंट इसके अंदर क्या है, इसकी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट जो भी हमें गवर्नमेंट की सप्लाई का पानी आता है उसके अंदर वो एक खास मिकदार में क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है। अच्छा। उससे ये तमाम जरासीम, जैसे भी आप देखा डेंगू आ रहा है और बहुत से अभी निगलेरिया वायरस एक आ गया था बहुत खतरनाक,
जो आपके नाक के जरिए जो दिमाग में जाता है, वो उसको हम ब्रेन ईटिंग वायरस इसको कहते थे हम। तो वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पानी में होती हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसमें ये करती है, जब उसकी प्योरिफिकेशन करती है वाटर की, तो उसमें क्लोरीनेशन जो है, क्लोरीन मिलाती है, और बहुत सारे तरीके हैं। वो किसी वक्त अगर आपका टाइम होगा तो हम वाटर के ऊपर भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसको हम साफ किस तरह कर सकते हैं। तो बहरहाल गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है वो इस तरह पानी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो ही वहाँ से सेंटर से निकलता है, जो आपके घरों की पानी की लाइनों में आता है, तो सुएज के साथ पानी वो मिल जाता है। जब सुएज आपके घर में टैंक में आता है तो उसके अंदर जो है वो आमिदश हो जाती है सुएज की, और आप पीते हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, आपको टाइफाइड और पता नहीं कितनी बीमारियां जो है वो उसका पेशखैमा बनती है। तो उससे बेहतर ये है कि आप पानी को उबाल लें, तो आप हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन करवा लें तो हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं आप। और मजीद अगर आप कोई मियाँ बीवी हैं, शादी के लिए तैयार हैं, लड़का लड़की, तो पहले वो अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा लें, ताकि अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो शौहर जो है बीवी को दे दे, बीवी शौहर को दे दे, वो एहतियात कर लें। दूसरा, जिन शौहरों को अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस जो है डायग्नोज हो गया है, तो वो एहतियात करें अपने मेल जोल में वाइफ के साथ, और अगर वाइफ को है तो वो शौहर के साथ एहतियात करे। ये भी एक मोड है जो जिससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। माँ को अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस है तो वो बच्चे को दे सकती है। तो आप जब माँ प्रेग्नेंट हो या हामला हो तो उसका टेस्ट करा लें, ताकि वो बच्चे तक मुंतकिल ना हो। जो आप सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी एक डिस्पोजेबल सिरिंज साथ लेके जाएं। डॉक्टर से ये कहेंगे, डॉक्टर साहब आपकी सिरिंज में इस्तेमाल नहीं करता, ये करती, ये मैं सिरिंज लाई हूँ 5 रुपए की, ये आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जब खून मुंतकिल होता है तो किसी अच्छे मुस्तनद इदारे से आप खून लें। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेशावर खून का बेचने वाले लोग होते हैं, उनसे आप खून लेके अगर लगवाएंगे तो वो टेस्ट नहीं होता, तो खुदा ना खासा उसके अंदर एड्स भी आपको आ सकती है, हेपेटाइटिस भी आ सकता है, मलेरिया भी आ सकती है, बहुत सारी जो ब्लड बॉर्न डिजीज है वो आपको मुंतकिल हो सकती हैं। ये एक मोड़ा बच सकता है। जब आप किसी बार्बर के पास जाएं तो उससे ब्लेड हर दफ़ा चेंज करवाएं। जो उसके पास तरह होता है, वो अक्सर ये देखा गया है कि वो हमेशा जो है एक दूसरे का ब्लेड इसमें इस्तेमाल किया, फिर उसमें इस्तेमाल किया। तो बेहतर ये है कि आप जब भी बार्बर के पास जाएं उससे कहें, भाई आप मुझे ब्लेड चेंज करके दें। आप टैटूइंग के लिए जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो डेंटिस्ट का भी ख्याल करेंगे जब आप वो अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है तो उससे पूछेंगे स्टेरलाइज हैं, नए पेशेंट पे हर दफ़ा नए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक ही पेशेंट वाला जो है दांत निकालने के लिए, स्केलिंग के लिए वही बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ये वो सारे अवामिल हैं जिनसे आप अगर एहतियात करें तो आप हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि कितनी बीमारियां जो हैं, कोरोना, डेंगू और पता नहीं ऐसी बीमारियां, ऐसे मतलब पहले तो हम सुनते थे 5 बीमारियां, वो सुनते थे जी बच्चों को इंजेक्शन, खसरे का, पोलियो का, ये खतरे वगैरह, चंद एक सुनते थे, या एक बड़ी बीमारी होती थी जो है थी कैंसर या एड्स, 2। अब तो ऐसे जैसे शादी के बाद लाइन से किसी के बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते, ऐसे लाइक आज कौन सी एक नई बीमारी और उसकी शक्ल चेंज हो गई, अब इसकी 3 लहरें आएंगी, अब वो बिगड़ के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस तरह ये वायरस, यानी क्या हम लोग समझते, क्या रीजन क्या हो सकता है इसका? देखिए, वायरस बहुत चालाक हो गया। अच्छा, अभी देखें आप, जैसे मैं मिसाल दूं आपको, कोविड-19 जो फैला हुआ था हमारा, इसको जब जैसे ही डायग्नोज हुआ तो इसकी एक स्ट्रेंथ थी, इसकी मतलब 2 हाथ थे, 2 पाँव थे, 2 कान थे, जैसे इंसान के होते हैं, लेकिन इसने अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर ली। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि उसने अपनी हैयत चेंज कर ली। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो, जब भी वैक्सीनेशन का क्या तरीक़ेकार होता है, वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोई भी जो वायरस होता है उसको अपने जिस्म में दाखिल करते हैं और अपने डिफेंस सिस्टम को या इम्यून सिस्टम को आगाही देते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो आपने उसको पकड़ के मारना है। अब होता क्या है कि जो वायरस जब हमारे जिस्म में चला जाता है, एक तो वो एक रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो जाती है, फिर वो अपनी हैयत को चेंज करता है और उस चेंज के साथ हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो हमारा जिस्म उससे जो है वो वाकिफ नहीं होता, तो वो जिस्म में दाखिल होता है तो बीमारी दोबारा होती है। अभी यही हुआ कोविड-19 में कि इसने अपनी स्ट्रेन चेंज की। जब स्ट्रेन चेंज की तो अगर आपने वैक्सीनेशन किसी एक उसकी की स्ट्रेन की, दूसरी तो वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो उनको जनाब लामवाला वो उसमें मुब्तला हो गए बीमारी में और उनकी डेथ वाक़ हो गई। तो ये अब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो परेशान थे इसको किस तरह से हम जो है वो रोकें इस वायरस के फैलाव को। खैर वो मौजूद से हम हट जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन अच्छा, एक बात बताएं, हेपेटाइटिस एक बार होता है, अगर हो जाए और वो ठीक हो जाए, क्या दोबारा होने के इसके चांस होते हैं? ये बिल्कुल होते हैं चांसेस होने के, अगर एक दफ़ा सही हो जाता है। जैसे मैंने आपको गुजारिश की कि आपने अगर वैक्सीनेशन की भी है हेपेटाइटिस बी की, क्योंकि वैक्सीन अभी अवेलेबल है, तो आप उससे तो आप क्योर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने हेपेटाइटिस सी है किसी को, तो बाद दफ़ा ये होता है कि आपके जिगर में ये डोरमेंट पड़ा रहता है, ये एक्टिव नहीं होता। अक्सर आप देखें जब टेस्ट कराते हैं तो अक्सर जो है वो एक्टिव और इनएक्टिव की सूरत में आता है वो।
तो अगर तो खुदा न खास्ता आपके उसने आपने आपके जिस्म में वो तमाम माहौल उसको प्रोड्यूस कर दिया या उसको प्रोवाइड कर दिया, तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और दोबारा जाके दोबारा भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर किसी को खुदा न खास्ता एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो अपने किसी भी जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं उनके साथ वो रास्ते में रहे। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा आपने ट्रीट कर लिया, आप सही हो गए, तो आपने कहा कि बस जाके सो गए, आपके बस अब मैं सही हो गया, ऐसा नहीं है। आप पीरियडिकली जो है हर 6 महीने बाद 3 महीने जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो आप लीजिए और इसी के साथ साथ उसके साथ अपने टेस्ट वगैरह कराते रहें ताकि आपको अपनी डिजीज का या बीमारी का पता चले कि मेरी बीमारी किस स्टेज पर है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िम बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए, क्या पूछना है आपने? डॉक्टर साहब बैठे डॉक्टर हुए। साहब से मुझे, मैं हेपेटाइटिस पेशेंट हूँ और जो है मुझे 20 साल हो गए हैं। मुझे हेपेटाइटिस हुआ था सी, फिर उसके टैबलेट ली, फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, साइलेंट मोड हो गया, फिर उसके बाद 10 साल बाद मुझे एक्टिवेट हुआ, फिर मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मैंने ट्रीटमेंट कराया एलोपैथिक, तो वो खत्म हो गया। मतलब खत्म नहीं हो, वो रिपोर्ट आती है तो साइलेंट दिखाता है, बट मुझे इंटरनल वीकनेस तो रहती है। मगर मुझे कंसल्टेंसी ये करनी है कि वो साइलेंट मोड क्या है, मुझे ये फर्क बता दें कि साइलेंट मोड जो हो जाता है कि दवाइयाँ खा के तो ये कुछ नहीं होता, जिधर क्लियर दिखा होता है, मगर इंटरनल वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चीज का थोड़ा सा मुझे इस पर वजाहत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब समझ जी आया? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सही इन्होंने सवाल किया। पहले ये शायद मैं खल बता नहीं सके ना, हेपेटाइटिस बी था या सी था। ओके। ये ना, अगर इनको हेपेटाइटिस बी था तो उसका तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन थी, अगर उन्होंने कराई भी होगी तो उससे बच सकते हैं। जो बात इन्होंने की कि डॉर्मेंट पड़ा हुआ है और एक्टिव कब होता है, इसका ज़्यादातर अब जैसे मैंने आपकी गुजारिश की कि इसके अवामिल होते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर से मुस्तकिल और उसको डॉक्टर ने डॉर्मेंट कर दिया, आपके टेस्ट में भी डॉर्मेंट आ रहा है, तो आपको पीरियडिकली इसको चेकअप करते रहना चाहिए, इसको देखना चाहिए। आपने जो फरमाया कि आपको कमजोरी हो रही है बहुत ज़्यादा, वो डेफिनेटली आपका जिगर जो है वो इन्फ्लेमेट उसको इन्फ्लेम्ड हो गया या वो कमज़ोर हो गया है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने आप को एनर्जाइज करें, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आपका ब्लड की सर्कुलेशन अच्छा, ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी, ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? हेपेटाइटिस अगर इनको खुदा ना से बी नहीं हुआ तो लगवा सकते हैं, लेकिन अगर सी है तो सी की वैक्सीनेशन नहीं है, उसकी तो मेडिसिन है। अच्छा, यानी कि ये कह रहे हैं वो ठीक हो जाता है फिर तो इसका मतलब इनको वैक्सीन लगा दे तो आगे केयर हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल केयर हो जाएंगे, चलें जी, ये बहुत बी से अच्छी केयर हो बात जा सकते है। क्या बात है। अगर खुदा ना खास्ता इनको सी है या डी है तो उसकी तो ज़्यादा भी वैक्सीन है नहीं, उसकी तो मेडिसिन है। बिल्कुल। अच्छा, हर जगह से अवेलेबल है, कोई भी पर्सन जाके? जी बिल्कुल अवेलेबल है, अब तो गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर दी है। जैसे हमारी 5 पहले वैक्सीन लगती थी, अब तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में EPI प्रोग्राम में जो है हेपेटाइटिस की बस हम लोग वैसे अवेयर नहीं है ना, और जी, कुछ जी। नहीं। चले आज इस प्रोग्राम के थ्रू आपके साथ एक और प्रोग्राम करना है, स्पेशली शुगर का, जी, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि ये भी बहुत बीमारी जो है ये तो बिल्कुल साइलेंट क्या है, ये तो इसका तो इलाज भी नहीं है। बस अभी आपसे इंशाल्लाह इसके ऊपर इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो है मंडे को, मैं आपको पहले से ही बुक कर रही हूँ मंडे को, ताकि कि अगले मंडे को भी हमारे साथ नेक्स्ट मंडे को भी आप हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब खान साहब जो हैं, आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ जनरल फिजिशियन होंगे। और आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आज आपकी कॉल्स इसलिए नहीं ली, वो बहुत प्यारे अंदाज में अपनी बात यहाँ डिलीवर कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने कॉल्स ज्यादा नहीं ली, क्योंकि वो गुफ्तगू में वो इंटरप्शन हो जाती है ना, तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। नहीं, इसमें मैं आप गुजारिश करूँ, आपका एक नंबर होता है इनके पास, अगर कोई कॉलर चाहते हैं कि बात करना, वो आपको आपके डिपार्टमेंट में फोन कर लें, ठीक है। आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं आपको जवाब दे दीजिए। इंशाल्लाह शुगर के लिए मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया, आप जाने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you very much। जी नाजरीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ